गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक करैक्टर में कैसे होती हैं, डायमैग्नेटिक में कैसे होती हैं, फेरो, एंटी फेरो और फेरी। ये हम डिटेल में पढ़ा था हमने। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप मेरा पहले वो वीडियो देखो ताकि आपको ये लेक्चर और बेटर समझ आ सके। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। जब तक आपने वो लेक्चर नहीं सुना होगा तो आपको आगे का लेक्चर नहीं समझ आ सकता, तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पहले मेरा वो वीडियो जरूर देखो। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या दिया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो हमने अरेंजमेंट की है, ये किसकी अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, ठीक है। जो अलाइनमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, देखो वो क्या है, प्रॉपर अलाइनमेंट है। ये क्या है हमारा एच। एच क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसकी नोटेशन है बी और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की नोटेशन है एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख के भी बता दिया, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम शो कर रहे हैं बी से, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को एच से। अब ये क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमने इंड्यूस्ड कराया बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा उतना ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, राइट। अब जब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, परमिएबिलिटी क्या होती है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम कब लगाते हैं, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको हटा के जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी। अब अगर परमिएबिलिटी की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, बी इज इक्वल्स टू म्यू एच। ये क्या था हमारा परमिएबिलिटी, म्यू नोट। अब म्यू नोट को एक साइड पे रख लिया, यहाँ पे क्या, बी अपॉन एच। बी अपॉन एच मतलब परमिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगी, ये हमारा क्या था, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ आगे देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कुछ डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है हिस्टीरियस लूप पे, दूसरा डिपेंड करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। हिस्टीरियस लूप आज के लेक्चर में तो नहीं कवर हो पाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आज का लेक्चर जो है पूरा का पूरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बेस पे ही है, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज अ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और हमें उसकी कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। इंटेंस कितना मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन होगा कितना इंटेंस होगा, उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। देखो रेशियो इज इक्वल्स टू, ससेप्टिबिलिटी किसकी रेशियो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, इसको हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इसको आई से डिनोट करा है, कुछ में एम में डिनोट करा है, ठीक है। बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले भी पढ़ा है, किससे डिनोट करते हैं हम, एच से डिनोट करते हैं, राइट। सो अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, मोर susceptibility then we apply external magnetic field then metal behave more magnetization support magnetic field, ठीक है। एक होता है सपोर्ट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड को, एक होता है वो सपोर्ट नहीं करता। अब ये किस पे डिपेंड करता है, susceptibility पे डिपेंड करता है। अगर तो susceptibility बहुत ज्यादा है, उसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच जो अप्लाई करा है वो ज्यादा अप्लाई करा है, इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब जो मेटल है हमारी वो किस तरह से बिहेव करेगी कि जो हमारा मैग्नेटाइजेशन हो रही है उसको मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रही है, मैग्नेटाइजेशन सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अगर हमारी ससेप्टिबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है, देन वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, बट
मेटल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेटाइजेशन, इट कैन नॉट सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई तो करेंगे, पर जो मेटल होगी वो मैग्नेटाइजेशन को शो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब ससेप्टिबिलिटी बहुत ही कम है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तभी हमारी जो मेटल है वो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगी, चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें एक्सटर्नल चाहे ना करें। ये किस पे डिपेंड करता है? ससेप्टिबिलिटी पे। अगर ज्यादा है तो सपोर्ट करेगी, अगर नहीं ज्यादा, बहुत कम है तो वो सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा एम है, मतलब इंटेंसिटी है, इसको हम आई से भी नोट करते हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एच। एच मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी जितना हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जाई एच, और यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी क्या आ गई? एम अपॉन एच। ठीक है, एम क्या है? हमारी इंटेंसिटी, एच क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड तो देख लिया, इंटेंसिटी भी देख ली, इसके बेस पे हम यहाँ पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू एच प्लस एम। एच क्या था? हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये थी हमारी इंटेंसिटी। ठीक है, अब एम इज इक्वल टू जाई एच हमने पहले पढ़ लिया, यहाँ पे पुट कर दिया, एच को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या गया? 1 प्लस जाई। ये क्या हो गया? हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक। जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होता है, आज हम उसी के बेस पे पढ़ेंगे कि पैरामैग्नेटिक करैक्टर में जो ससेप्टिबिलिटी है और टेम्परेचर है वो कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक करैक्टर आएगा वो किसके बेस पे आएगा? सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पैरामैग्नेटिक करैक्टर। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये क्या है? हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे वो किसकी क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम बाद में समझेंगे, पहले ये थ्योरी देखो। पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होता है? इन दिस केस इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, जब मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमनेस हो जाएंगे उनमें, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इनमें रैंडमनेस आ जाएगी। देन द अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज, इलेक्ट्रॉन्स की जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो कभी इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा कभी उधर जाएगा। तो देन एनर्जी क्या होगी? हम दे रहे हैं एनर्जी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो अलाइनमेंट है चेंज हो जाएगी। देन वी मस्ट इंक्रीज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब उनकी अलाइनमेंट को ठीक रखने के लिए, कि मतलब इनकी अलाइनमेंट जैसे है वैसे की वैसे ही रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमें ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट है वो सेम रहे, पहले जैसे रहे, इसलिए जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। अगर मान लो यहाँ पे हमने टेम्परेचर दे दिया, ससेप्टिबिलिटी को हमने नहीं ध्यान रखा, या फिर हमने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा, देन इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट्स ऑब्वियस ही बात है चेंज ही रहेगी, तो वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी चेंज होती रहेगी, वो मेंटेन हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे हमें एनर्जी देने के साथ साथ, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर देने के साथ साथ, हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करना होगा, ताकि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो एकदम मेंटेन रह सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका क्या है? इफ वी टेक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, देन इंक्रीज टेम्परेचर, फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, देन क्या होगा? अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज एंड ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज। मतलब इसमें क्या है? वही बात मैंने आपको पहले बताई थी, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को ध्यान में नहीं रखा, हमने सिर्फ टेम्परेचर को ही चेंज करा, मतलब ज्यादा करते रहे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा, देन अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? चेंज होगी, तो इसका मतलब जो ससेप्टिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ग्राफ। यहाँ पे देखो, ये पे क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा, यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी क्या है? बहुत ही कम है, मतलब ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। पहले ज्यादा थी तो टेम्परेचर क्या था? कम था, ससेप्टिबिलिटी ज्यादा थी। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, धीरे 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 करके जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो रहा है, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यही बात हमने
पैरामैग्नेटिक करेक्टर में पढ़नी थी कि पैरामैग्नेटिक करेक्टर में ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पेपर में पूछ लेते हैं कि हाउ ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, आपको पूरी डिटेल में बताना होगा, आपको ये डायग्राम बतानी होगी, ये डायग्राम बताना होगा, तभी आपको पूरी थ्योरी लिखोगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो नाउ हम पढ़ते हैं डायमैग्नेटिक करेक्टर में जो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो इसमें स्पिन है वो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट अब क्यों होगी, क्योंकि इसमें क्या है हाफ स्पिन माइनस स्पिन, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। जब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो ऑब्वियस ही बात है ससेप्टिबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट अभी पैरामैग्नेटिक में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट रख दें, टेम्परेचर को इंक्रीज करे, देन ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पर यहाँ पे टेम्परेचर का कोई सीन नहीं है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई सीन नहीं आएगा, तो इसलिए ये ससेप्टिबिलिटी डिपेंड नहीं करती टेम्परेचर पे। इसलिए यहाँ पे ग्राफ क्या आ गया, मतलब सीधा आ गया स्ट्रेट लाइन, कि मतलब ये डिपेंड नहीं करती, जितनी ससेप्टिबिलिटी है उतना ही टेम्परेचर रहेगा हर पॉइंट पे। ठीक है, ये हो गया डायमैग्नेटिक करेक्टर का। अब हम पढ़ते हैं फेरोमैग्नेटिक करेक्टर में। अब इसको ध्यान से देखना, फेरोमैग्नेटिक करेक्टर में क्या है, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, मान लो यहाँ पे हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, देन अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर देंगे तो रैंडमनेस आएगी। अब ये तो ऐसे का ऐसा ही है, ये भी ऐसे का ऐसा ही है, ये स्ट्रेट था सीधा ही है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। ये ऐसे का ऐसा रहा, इसकी डायरेक्शन फिर चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज व्हेन वी गिव टेम्परेचर, देन रैंडमनेस इंक्रीज, सो वी कैन से। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जब हम यहाँ पे ओरिएंटेशन को चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज कब होगी, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देंगे तो रैंडमनेस आएगी, रैंडमनेस आएगी तो ओरिएंटेशन चेंज हो गई। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब डायग्राम में देखो क्या है, ससेप्टिबिलिटी टीसी, टीसी का मतलब क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, ये अलग से डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज क्यूरीज टेम्परेचर। नाउ आपको इस ग्राफ से प्रॉपरली अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले क्या है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। नाउ एट दैट पॉइंट we can say this is a diamagnetic character. Why we can say diamagnetic character? This is because when we apply temperature, when we increase temperature, then at one condition, at this point, we can say that temperature is constant and no effect on the magnetic susceptibility. Earlier we cleared this concept. When we read diamagnetic character, then there is no effect on temperature and magnetic susceptibility. This means that in diamagnetic character temperature is independent. ठीक है, टेम्परेचर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा ससेप्टिबिलिटी पे। सो दिस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है इंडिपेंडेंट, देन सडनली चेंज, एकदम से चेंज आएगा किसमें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में, तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक करेक्टर। एक यहाँ पे तो कांस्टेंट आ गया टेम्परेचर, देन सडनली डिक्रीज हो जाएगा। यहां से हम थोड़ा सा इसको और टेढ़ा बना सकते हैं। ठीक है, सडनली डिक्रीज हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे कि उसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर आ गया। ठीक है, पैरामैग्नेटिक करेक्टर में हमने यही पढ़ा था कि सडनली चेंज आता है। इस पॉइंट पे जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, मतलब बीच में रहेगा, तो उसको टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्यूरीज टेम्परेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ग्राफ है, आप इसको ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाते रहो, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो लास्ट हम पढ़ते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक करेक्टर। इसमें क्या है, अलाइनमेंट देखो, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, मतलब इसमें क्या है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, बट क्या है, अपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जाई और टीएन। टीएन क्या है, यहाँ पे नील्स टेम्परेचर। सबसे पहले क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, फिर सडनली डिक्रीज हो जाएगी। जब ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको बोलेंगे एंटी फेरो। एट दिस पॉइंट इसको हम बोलेंगे नील्स टेम्परेचर, देन एकदम से डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्टीरियस लूप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।